चलिए हेडिंग डालिए। आज से आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, वर्ड हिस्ट्री। सबसे पहले सिलेबस लिख लीजिए वर्ड हिस्ट्री के। वर्ड हिस्ट्री का सिलेबस जो कवर करना होता है, फटाफट टॉपिक वाइज चलेंगे। पहला लिखिए सामंत सिस्टम। सिलेबस पहले पेज पे सामंत सिस्टम, सामंत SAMNT सामंत। दूसरे पे चर्च, सेकंड इज चर्च। और 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध। सामंत व्यवस्था स्लैश चर्च स्लैश 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध। 7 ईयर वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध। नेक्स्ट टॉपिक US रिवॉल्यूशन, अमेरिकन क्रांति। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच क्रांति। एंड नेपोलियन वॉर एंड नेपोलियन इरा, नेपोलियन के युद्ध। नेक्स्ट नेशनलिज्म, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद। नेक्स्ट यूनिटिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, यूनिटिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का एकीकरण। यूनिटिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट कॉलोनियल पॉलिसी, कॉलोनियल पॉलिसी, उपनिवेशवादी, उपनिवेशवाद। कॉलोनियल पॉलिसी डैश अफ्रीका, अफ्रीका, पैसिफिक प्रशांत क्षेत्र, एशिया और चाइना। अफ्रीका, पैसिफिक, एशिया और चाइना, ये चारों में कॉलोनियल पॉलिसी कवर करेंगे। और इंपीरियल पॉलिसी, साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म बोलते हैं, साम्राज्यवाद, ये होगा 2 जगहों पे, जापान और USA का। दुनिया भर के बहुत सारे देशों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। इंपीरियलिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है, साम्राज्यवाद। नेक्स्ट बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और दूसरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। नेक्स्ट बिफोर सेकेंड वॉर, बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन UN 45 में करीब बना है, ठीक है, मोटा मोटी। तो लगभग आपका इतिहास शुरू होता है 1200 के आसपास से लेकर के, और ये मोटा मोटी आपका सिलेबस होता है जो आपका वर्ड हिस्ट्री में होता है। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को, छूटा हुआ किसी का? चलिए पहला टॉपिक से शुरू करिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए वर्ड हिस्ट्री। वर्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है आपसे, मेंस का पोर्शन होता है। थोड़ा सा इसमें पॉइंटर टू पॉइंटर होते हैं। सामंतवाद में शुरू करते हैं, शुरू करें। चले चैप्टर 1 या टॉपिक 1, GS 1 का पेपर, हिस्ट्री का पार्ट है। GS 1 मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री में ये आपका आ रहा है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री उसमें मिडाइवल चल रही है ना, उसमें वीकेंड पे, उसी में ऐड होगा आपका वर्ड हिस्ट्री। ठीक है, शुरू करें। चलो चैप्टर 1 सामंतवाद, सामंत सिस्टम। टेक्निकली इसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म, FEUDALISM, फ्यूडलिज्म। थोड़ा सा पॉइंटर टू पॉइंटर लिखने की आदत डालिए। इसमें थोड़े से नोट्स, हिस्ट्री है तो ऑब्वियस से थोड़े से नोट्स बनेंगे, समझने वाली चीज़ें थोड़ी सी होती हैं कम। देखो सिप्सी वाले को, इट अडॉप्टेड फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड फ्यूड, ये एक शब्द से बना है, उसका नाम है फ्यूड, FEUD। FEUD नाम का एक शब्द होता है, डैश करके उसकी मीनिंग लिखो, कंडीशनल ऑनर ऑफ लैंड, कंडीशनल ऑनर ऑफ द लैंड, भूमि का सशर्त स्वामी, भूमि का सशर्त स्वामी। डिफरेंस समझ गए? भूमि का स्वामी होना एक बात है, बट कंडीशन कुछ ऐसी होती है, तो कंडीशन मैं आपको बता दूंगा। सामंत कौन होते थे, मैंने सामंत आपको मॉडर्न हिस्ट्री में काफी डिटेलिंग में समझाया था। सामंत को इस तरीके से समझिए, मैं गाजियाबाद का एग्जांपल लेता हूं। लाइट जला लो, दोनों अंधेरा तो नहीं लग रहा पीछे? ठीक है, गाजियाबाद में 3 एरिया हैं, इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा फॉर एग्जाम्पल।
तो वैशाली और वसुंधरा से जो टैक्स होता है उस टैक्स को कलेक्ट करके गाजियाबाद के जो मालिक है उसको दिया जाएगा। नॉर्मल तरीका है। अब क्या होगा, लॉजिक है इसके पीछे, जो गाजियाबाद का मालिक है अगर वो एक काम करता है कि इन 3 जगहों पे 3 बंदे अपॉइंट करे, समझो 2 तरीके से, अगर इंदिरापुरम से टैक्स जाना है तो एक तरीका है कि इंदिरापुरम में राजा जो है गाजियाबाद का मालिक वो किसी बंदे को भेजे, वो कलेक्ट करके लेके जाए, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि इंदिरापुरम में किसी एक बंदे को इंदिरापुरम का मालिक बना दे, कंडीशन मैंने बताई कंडीशनल मालिक बना दे। कंडीशनल मालिक में ये होगा कि लॉजिक बात है, गाजियाबाद से इंदिरापुरम से मान लीजिए हर महीने 100 रुपए जमा होने हैं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो 100 रुपए में जो जमा है 100 रुपए कौन बंदा करेगा, जो यहाँ का मालिक बनाएगा वो बंदा 100 रुपए वहां पे जमा करेगा जब, तो 100 रुपए में से 10 रुपए उसको दे दे एज ए कमीशन और 90 रुपए वो रख ले। तो लॉजिक बात है, गाजियाबाद का जो मालिक है उसका खर्चा बहुत सारा बच गया, एक नए बंदे को अपॉइंट करना, यहाँ भेजना, कलेक्ट करना, लेके जाना, सरदर्दी है कि नहीं है, तो सारी सरदर्दी खत्म, एक बंदे को सीधे अपॉइंट कर दे। अब क्या होगा, कल को अगर गाजियाबाद का जो मालिक है वो खत्म हो जाए तो जो इंदिरापुरम का जिसको अपॉइंट किया था मालिक वो बंदा तो जिंदा ही है। अब गाजियाबाद के जो मालिक का लड़का होगा वो लड़का इंदिरापुरम के मालिक जो होगा उससे या तो वसूल करेगा या इंदिरापुरम का जो मालिक होगा वो मना कर देगा। यही तो 2 कंडीशन है कि मैं तो तुम्हारे पिताजी को देता तो तुमको नहीं दूंगा। अब इस सिस्टम में आगे नहीं जाकर के बस इसी सिस्टम से, तो जो बंदा इंदिरापुरम में रह करके गाजियाबाद के मालिक को देता है वो इंदिरापुरम का सामंत कहलाएगा। समझ गया सामंत क्या होगा? तो दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं, मेजर कंट्री, उन्होंने दुनिया भर के बहुत सारे देशों पे कंट्रोल किया होगा, तो कंट्रोल करके उस देशों में जिन्होंने उन्होंने अपने अपने जो बंदे भेजे थे या अपने अपने जो ऑफिसर्स भेजे थे उस सिस्टम को क्या बोला गया, फ्यूडलिज्म या सामंत सिस्टम बोला गया। समझ गए? क्योंकि इतनी डिटेलिंग पॉइंट लिखा नहीं पाऊंगा। मैंने आपको क्या लिखाया, सशर्त स्वामी का मतलब कंडीशनल मालिक होना है। ऐसा आप कंडीशनल मालिक नहीं है अपने घर के, आप ऑनर है अपने घर के। डिफरेंस समझ रहे हो? कंडीशनल का मतलब होता है, हो सकता है कि मैं आपके जो राइट्स हैं उससे आपको हटा दूं, तो ये कंडीशनल वाली मालिक हो गए। मेरी बात समझ रहे हो? लॉजिक पक्की बात है ना? तो इस तरीके के जो मालिकाना हक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूडलिज्म। डन? चलो लिखो, दिस सिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 600 टू 1500 BC। 600 से 1500वीं सदी तक चला है। 600 से 1500वीं सदी तक ये सिस्टम लॉन्च हुआ है, चला है। 600 टू 1500 AD, 600 से 1500 तक चला, 600 से 1500 AD तक चला, AD। मेनली इन वेस्टर्न यूरोप, मुख्यतः पश्चिमी यूरोप में। तो वेस्टर्न यूरोप वाले पोर्शन में मेनली इनका क्या होता है, सिस्टम चलता है। तो लॉजिक बात, अब आप एक चीज समझिए, इंदिरापुरम, गाजियाबाद और वसुंधरा 3 सामंत हैं गाजियाबाद में, तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद के जो राजा होंगे उसके डिसीजन पे इन सामंतों का इंटरफेयर होगा। भाई सीधी बात है, पैसा तो यही लोग कलेक्ट करके दे रहे हैं। भाई गाजियाबाद को मान लीजिए हम डिवाइड करते हैं 100 गांव में, तो हर गांव का एक सामंत है, तो ये जो 100 सामंत होंगे, लॉजिक बात है, ये कहीं ना कहीं डिसीजन को इंपैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लिखो, अंडर दिस सिस्टम, इस व्यवस्था के अंदर, देयर इज नो पॉलिटिकल पावर, कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, देयर इज नो पॉलिटिकल पावर, even they directly interfere in the center decision, even they directly interfere in the center decision, यहां तक कि वो केंद्र के निर्णयों में सीधे हस्तक्षेप करते थे, केंद्र के निर्णयों में सीधे हस्तक्षेप करते थे, डायरेक्ट इंटरफेयर करते थे। तो लॉजिक बात है, इसमें क्या लगता है, राजा बहुत पावरफुल होगा? नहीं होगा भाई, राजा, सीधी बात है। ठीक है, चलो अब यहां पे क्वेश्चन पहला आता है, व्हाई इट वाज डेवलप, लिखो फटाफट। नेक्स्ट हेडिंग, व्हाई इट वाज डेवलप, ये विकास क्यों हुआ, सामंतवाद का विकास क्यों हुआ? तो क्या लगता है क्यों? अगर इसके पीछे एक आपको मेजर रीजन देना होगा, देखो, एट दैट टाइम यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। कंडीशन आंसर, एट दैट टाइम यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट। उस समय यूरोप कई छोटे छोटे भागों में बटा था। मेन रीजन में कई छोटे छोटे हिस्सों में क्या था, बटा था। ठीक है, नेक्स्ट, कैरेक्टर्स। सामंतवाद के कैरेक्टर की बात करते हैं। ध्यान से, थोड़े से वैसे वाले नाम आएंगे, वैसे का मतलब है यूरोपियन वर्ड आएंगे,
तो कैरेक्टर के मैं आपको सिस्टम बात करते हैं। सबसे पहले होते हैं टॉप पे, उनका नाम है मैनर, MANNER, मैनर, MANNAR, मैनर। मैनर कौन होते पता है? मैनर होते थे, डैश करके लिखो, फार्मर, किसान होते थे, वर्क ऑन सामंत्स लैंड, ऐसे किसान जो सामंतों की जमीन पे काम करते थे उनको मैनर बोलते थे। हिंदी इंग्लिश में मैनर ही बोलते हैं, ठीक है। MANNAR, क्लियर हो गया? ठीक, लिखो। दीज लेबर आर डिवाइडेड इनटू, दीज लेबर, ये जो मैनर थे ये दो हिस्सों में बटे थे। दीज लेबर आर डिवाइडेड इनटू सर्फ एंड फार्मर। पहले नंबर पे आते हैं सर्फ और दूसरे नंबर पे आते हैं फार्मर, दोनों SURF, सर्फ, और दूसरे पे आते हैं फार्मर, ठीक है। अब सर्फ और फार्मर में क्या डिफरेंस है? तो जहां सर्फ आपने लिखा वहां लिखो परमानेंट लैंड, स्थायी भूमि, यानी सामंतों की जमीन का उस हिस्से पे खेती करने वाले जिनको जमीन सामंतों ने भी आगे दे दी थी। और दूसरे कौन से हुए आपके? नॉर्मल फार्मर में लिखो तो रेंटल लैंड, रेंटेड लैंड, काश्तकार जमीन। कुछ कुछ समझ रहे हो? तो सबसे पहला हिस्सा हुआ, कौन से हुए सबसे पहले आपके? मैनर। मैनर के दो पार्ट थे, एक और एक, ठीक हो गया। चलो अब आओ दूसरे हिस्से में आओ, टाइप ऑफ फार्मर्स। पहले तो आपके बड़े वाले किसान हो गए मैनर, दूसरे में लिखो टाइप ऑफ फार्मर्स। कितने तरह के उस समय किसान थे? टेक्निकल नाम बता रहा हूं मैं। पहले थे सर्फ, बता चुका हूं आपको। दूसरे थे फ्री होल्डर, फ्री होल्डर स्वतंत्र भूधारक, फ्री होल्डर। दे पे टैक्स टू सामंत, वो सामंत को टैक्स देते थे खेती के बदले। दे पे टैक्स टू सामंत, तो सामंत को क्या देते थे? टैक्स पे करते थे, सामंत, ऐसे हमें एंटी। थर्ड सिस्टम, उनको बोलते थे विलेन। ध्यान से, विलेन, VILLEINS, विलेंस, स्लैश कर, हाँ जी, LLEIN, विलेन। इनका नाम था कृषि दास, ये सिंपली डैश करके लिखो स्लेव, ये खेती के स्लेव होते थे। और फोर्थ होते थे फ्रीमैन, स्वतंत्र व्यक्ति, फ्रीमैन, MEN, फ्रीमैन, स्वतंत्र व्यक्ति, यानी इनकी खुद की अपनी लैंड होती। हिसाब समझ गए? पहले किसान हो गए सर्फ, जो क्या करते थे, डिफरेंस समझ में पीछे। दूसरे हो गए आपके फ्री होल्डर, तीसरे हो गए विलेन और तीसरे हो गए फ्री। ये चार तरह के किसान होते थे जो उस समय क्या करते थे? खेती होती करते थे। ठीक हो गई चीज? चलो अब आओ, रिलेशन बिटवीन किंग एंड सामंत। किंग और सामंत के बीच का रिलेशन क्या था? ऑब्वियस आप समझ सकते हैं, किंग और सामंत के बीच का रिलेशन क्या होगा? भाई मैंने बताया डिसीजिव अथॉरिटी थे, उसको सजेशन देते थे। किंग अकेले पावरफुल नहीं था, सब समझ रहे हो चीजों को लेकर के? भाई राजा को सलाह देने के लिए जो लोग होते थे वो राजा से पावरफुल कई बार हो जाते हैं। कब? जब राजा उतना काबिल नहीं होता या राजा का लड़का उतना काबिल नहीं होता। समझ गए? तो इसमें आपको ध्यान से समझना, किंग और कुछ एक पॉइंटर मैं बता देता हूं, लिखो। किंग जनरली फॉलो द एडवाइस ऑफ सामंत, किंग सामान्यतः सामंत के एडवाइस को मानता था। अंडर किंग देयर इज अ पोस्ट कॉल्ड ड्यूक, राजा के अंडर एक पोस्ट होती थी ड्यूक। हु फर्दर ऑर्डर टू सामंत, जो बाद में सामंत को ऑर्डर करता था, जो बाद में सामंत को ऑर्डर करता था। अब यहां पे मुझे बताइए, सामंत क्या उस भूमि का स्वामी होगा? सामंत को जो जमीन दी जाएगी क्या वो उसका मालिक होगा? अरे अभी मैंने पीछे सारी चीज बताई, हद होगी। सामंत जमीन का मालिक होगा, हाँ या ना? नहीं, यही तो समस्या। मैंने बोला तुमको ध्यान से, आराम से, पहले नॉर्मल हो जाओ, पहले समझो। मैंने बोला गाजियाबाद का लैंड एक बंदे को दिया गया जो टैक्स कलेक्ट करके दे रहा, तो मालिक कहां से हो गया? मैंने मालिक तो बता, नॉर्मल हुआ ना, कंडीशनल मालिक। डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फिर वही समझ नहीं पा रहे। इंदिरापुरम से आपको पैसा कलेक्ट करके मुझे देना है, तो आप मालिक है, मैं मालिक हूं। आप इंदिरापुरम में रह रहे हो, उसके बदले में आपको 10% कमीशन दे रहा, बात खत्म। तो तुम मालिक थोड़ी हुए, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, सामंत वॉज ओनली द
कंडीशनल ऑनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं, सामंत केवल शर्तिया मालिक होते थे। बट दे हैव देयर ओन सोल्जर, बट दे हैव देयर ओन सोल्जर, वो अपने खुद के सैनिक रखते थे। तो लॉजिक बात थी, जब वो खुद के सैनिक रखेंगे तो ये सबकी किसकी हेल्प करेंगे, कल को राजा को अगर जरूरत पड़ेगी तो हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी को लिख ही लो। एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ वॉर, युद्ध के समय, दे हेल्प किंग, दे हेल्प किंग, वो राजा की मदद करते थे। तो जब राजा की मदद भी कर रहे हैं, राजा को बदले में राजा को कलेक्ट करके पैसा भी दे रहे, तो अल्टीमेटली डिसीजन भी यही लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक। सो वी कैन से, सो वी कैन से, हम कह सकते हैं, किंग हैज नो ओरिजिनल राइट, नो रियल राइट, राजा के पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं था। फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द सामंत, कंप्लीटली जो सामंत के थ्रू क्या थे, नियंत्रित थे। किंग डोंट हैव एनी रियल राइट्स, राजा के पास वास्तविक अधिकार नहीं होंगे, सही बात है। और जो सामंत होंगे वो क्या करेंगे, क्या वर्ड है, फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द सामंत, सीधी बात। अब लॉजिक बात, आपको क्या लगता है, ये जो सामंत होंगे ये जनता के भले के बारे में सोचेंगे, पब्लिक का वेलफेयर? भाई सीधी बात, इनको तो कमीशन से मतलब है, जितना ये कलेक्ट करके देंगे उतना ज्यादा कमीशन इनको। भाई टोटल इनकम का 10% चाहिए आपका कमीशन, तो आप कोशिश करोगे कि एक 100 की जगह 200 दे दूं, 20 रुपए कमीशन हो गया। तो अल्टीमेटली इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ, पब्लिक का। तो लिख लो, दिस वॉज द फेज, ये वो दौर था, दिस वॉज द फेज, ये वो दौर था, व्हेन, जब, पब्लिक वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बाय द सामंत, पब्लिक पूर्ण तरीके से एक्सप्लॉइटेड, शोषित हो चुकी थी, पब्लिक पूर्ण तरीके से शोषित हो चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मंदिर हुआ है आप लोग, मंदिर नहीं गए आज आप लोग, गए कि जाना है अभी, हुआ है, बढ़िया। कुछ लोग नहीं गए ना, घर पे मंदिर है, घर पे मंदिर है आपके, खुद के घर में मंदिर बना रखा आपने। अरे वाह, अच्छा। हाँ अरे तो घर के तो मंदिर सब में ही, मुझे लगा रात में जाते हैं, जेन्युइनली रात में आते हैं, और जल रात में, रात को 12 बजे, कौन सी वाली पूजा भाई, रात को 12 बजे रुद्राभिषेक, रात का, ये मुझे नहीं पता कि रात को भी रुद्राभिषेक वगैरह होता है। अच्छा, पंडित जी बताए। ओके, बढ़िया, कोई बात नहीं, जब भी जाइए भोलेनाथ की तो टेंशन ही नहीं है, उनको हमेशा ही विराजमान है। हो आइए, बस मेरे कहने का मतलब है, मंदिर इसी बहाने। हमेशा याद रखिए, आप अगर किसी से एक्सपेक्टेड हैं तो वो भी तो अपने किसी से एक्सपेक्टेड है। आप भगवान से बात नहीं, आप भगवान से अगर मांग रहे हैं तो वो भी तो कहेंगे मेरे दर पे आके मांगना भाई। घर बैठे बैठे सोच रहे हो कि तुमको मिल जाए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। आप अगर किसी से कुछ भी मांगने जा रहे हो तो उसके घर जाओगे मांगने की नहीं? आपको क्या लगेगा भगवान ही है तो घर पे दे दे? यार ये फालतू बातें नहीं होती हैं। अगर आपको किसी से मांगना है, चाहे वो आपके भगवान कोई हो, गुरु हो, कोई हो, आपको उसके दर पे जाना, एकेडमी आके आप नॉलेज ले रहे हो, गरीब पढ़ लो बैठ के, फर्क समझ में आ रहा? तो मंदिर जाइए, भोलेनाथ से बोलिए कि भाई इस बार ज़रा देखिएगा, हमारा थोड़ा ज़रूरी काम है। सुन लेंगे, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, सुन लेंगे, बट पॉइंट है, मैंने जाइए, घमंड मत दिखाइएगा। बहुत है, मैंने कहा आजकल के लड़कों के ना बहुत एटीट्यूड हो रखा है, लड़के लड़कियाँ आजकल की, नहीं तुम्हारे 20-25 साल वालों को इतना खतरनाक वाला एटीट्यूड, भगवान से एटीट्यूड दिखा रहा, तुम्हारी औकात है? बहुत सारे बच्चे, मैं सीधे बात, आपकी औकात इतनी है नहीं, आप अपने माँ बाप का एटीट्यूड दिखाते हो। प्रैक्टिकल होकर सोचे, जिन्होंने पैदा किया, तुमको बोलना सिखाया, तुम उनको बदतमीजी से बात करते हो। जरा सेंस समझो मैं क्या कह रहा हूँ आपको। सोच के, जिसने जिसने प्राण बोलते हैं दुनिया में, चाहे जितना आगे बढ़े, लोग कहते हैं ना प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कितने में जाओ प्राण बन जाएंगे साइंस में, सोल, अभी वो प्राण निकल जाएंगे, फैल जाओगे। 2 दिन भी छोड़ो, 4-5 घंटे में आपकी बॉडी से लिक्विड आने लगता है, पता है आपको? 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं होती, आपकी बॉडी सड़ने लगेगी। और मतलब एक दिन के अंदर अंदर आपके घर वाले तुमको कहेंगे इसको हटाओ यार यहाँ से। एक दिन भी बहुत बोल दिया, 8-10 घंटे में बोलेंगे हटाओ इसको। बस यही है आपकी, सीधी भाषा में कहता औकात।
हम लोगों की, मैं भी उसी में इंक्लूड, परेशान ना हो, समझ रहे बात को। तो सच्चाई है ये, तो इसीलिए ना कभी भी फाइट करना तो ऊपर वाले से मत लड़ना। मैंने बहुत देखा बच्चों को खास करके कि ऊपर वाले बहुत लड़ रहे हैं, अबे ऐसा कुछ नहीं, भगवान फला ढूंढा, अबे ऐसा नहीं है भाई, बात को समझो, कुछ चीज़ें हैं आप अभी नहीं समझोगे, जब दो चार अटेम्प्ट खराब होंगे ना तब समझ में आता है रियलिटी क्या होती है। तो क्यों ऐसा करो, तो पहले ही अर्जी लगा दो, टाइम लगेगा सुनने में, इतने सारे लोग, आज सोचिए भगवान के ऊपर कितना प्रेशर होगा। आज महाशिवरात्रि में हर मंदिर में भोलेनाथ, ईमानदारी से सोच के देखिए कितने लोगों ने अर्जी लगाई होगी, आज मांगते होंगे आज के दिन। अब भोलेनाथ हिसाब लगा आपका नंबर कब आएगा, तो पहले किसकी सुनी जाएगी, जो घर पे जाके बोलेंगे उनके कि नहीं। तुम अपने घर से बोल रहे, सुनी तुम्हारी भी जाएगी लेकिन टाइम लगेगा कि नहीं। तो इससे अच्छा है, आज के दिन अलग ही लेवल के चलता, लोग सुबह सबसे पहले पहुंच जाते हैं, 4:30-5 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं। ये वाला खोल गया ना, उस वहां लगी होगी ना पार्क, होता था इसका, तो मैंने देखा है इस वाले मंदिर का, बाप रे बाप क्या प्रेशर होता है। देखो पूरे पूरे भोले बेचारे ढक गए, वो बोला नहीं पूरा साफ करते हैं, बहुत बढ़िया, बट ठीक है, अच्छा है, मान्यताएं हैं लोगों के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेसिकली सामंत सिस्टम समझ में आया। तो सामंत सिस्टम उस समय किस तरीके से था, आज के समय का आप कह सकते हैं जमींदारी सिस्टम था मॉडर्न हिस्ट्री का। सिंपल है, किंग एक तरीके के कहने के लिए खाली किंग था, बाकी उसके जितने भी डिसीजन थे वो कौन लेते थे, उसके कलीग लेते थे, जिनको क्या नाम दिया गया था, सामंत। ठीक है, अब लॉजिक बात यहां पे सोचिए, बहुत ध्यान से समझिए। जब सामंत से लोग परेशान होंगे तो अल्टरनेट ढूंढेंगे, और हमेशा मैंने बताया जब भी आप परेशान होते हैं तो आप किसकी तरफ जाते हैं, भगवान की तरफ जाते हैं, सिंपल बात है। तो यार ये चीज, आप हिंदी मीडियम में भगवान की तरफ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में गॉड की तरफ जाएंगे। आप अपने घर जाते हैं उसको टेम्पल बोलते हैं, वो अपने घर जाएंगे जिसको, सिंपल समझ में आएगा सिस्टम। तो इसलिए मैंने आपको रिलेटिव वहाँ चर्च बताई थी, समझ क्यों चर्च की तरफ क्यों गए, क्योंकि सामंत लोगों ने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया किन लोगों का, जनरल पब्लिक का। तो जनरल पब्लिक एक ऑप्शन ढूंढेगी, और ऑप्शन किसकी तरफ से मिलेगा, थ्रू गॉड, और गॉड की तरफ से जो ऑप्शन मिलता वो किस में आ गया, चर्च। दिक्कत ये थी भगवान बुरे नहीं होते, लेकिन उस चर्च को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो सबसे गड़बड़ कहानी थे। इवन ये कि 1000 साल तक, लगभग 1200 साल तक पूरे वेस्टर्न यूरोप में जिसका कंट्रोल रहा वो किसका था, चर्च का कंट्रोल रहा। समझ रहे हो बात को, जैसे हमारे ऐसा रहा है ब्राह्मणिज्म, कुछ याद है, ब्राह्मण से सेम कहानी आपकी यहाँ पे भी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए चर्च। चर्च, चर्च। तो सबसे पहले तो कुछ पॉइंटर लिखिए कि चर्च इतना डेवलप कैसे हो गया। देखो हाउ इट वाज डेवलप, हाउ इट वाज डेवलप, ये डेवलप कैसे हुआ चर्च, उसके पीछे का सबसे बड़ा क्या लॉजिक आप देंगे, चर्च इतना विकास कैसे कर गया स्टार्टिंग में। तो सिंपल बात था, लिखो अ लॉट ऑफ किंग फॉलो द क्रिश्चियनिटी। किंग, बहुत सारे राजा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। अब आया समझ में, राजा अगर किसी धर्म को मानेगा तो लॉजिक बात है प्रजा भी उसी धर्म को मानेगी, क्रिश्चियनिटी। अब राजा किया, लिखो सो, सो इसलिए क्रिश्चियनिटी इज लेड बाय द पोप। क्रिश्चियनिटी कौन लीड करेगा, पोप, पोप। फाइनली क्रिश्चियनिटी लेड बाय पोप। पोप तो सुने हो, पोप नहीं सुने हो, अरे पोप आपने पीओपी, पोप का नाम लिख लीजिएगा। ये जैसे हमारे यहाँ के पंडित जी होते हैं, पोप। हाँ बस सिंपल, जैसे हमारे यहाँ के हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु कौन है, शंकराचार्य है। वो आपन झगड़ा कर रहे हो अलग बात है, बट लॉजिक है शंकराचार्य ही है ना। मुस्लिमों में कौन होते, मौलवी, उलेमा से होते हैं। ऐसे सिखों में कौन होते हैं, हाँ निहाल तो गुरु नहीं होते निक्को भाई, सिखों में प्रॉपर कोई शरीर का कोई नहीं है, किताब है आपकी, गुरु ग्रंथ साहब है। तो लॉजिक बात ऐसे क्रिश्चियन में भी तो कोई होगा, तो क्रिश्चियन के जो सबसे बड़े गुरु होते हैं वो कौन है, आपके पोप। अब आया समझ में, तो ये पोप थे, ऑब्वियस बात है। तो ये क्या करेंगे, लीड करेंगे कि नहीं करेंगे पूरे को, ठीक है, लेड बाय द पोप। क्या लिखे हो कुछ, लेड बाय पोप, फुल स्टॉप लिखो। इनिशियली चर्च वॉज द प्लेस वेयर दे लिव्ड। इनिशियली शुरुआत में चर्च वो जगह थी जहां वो रहते थे। इनिशियली चर्च वो जगह थी जहां पे वो रहते थे, बट लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद दे बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ पॉलिटिक्स। वो राजनीति के हेडक्वार्टर बन गए। आफ्टर सम टाइम दे बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ पॉलिटिक्स। समझ गया वापस, क्योंकि राजा की पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई ना। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, नहीं तो सीरियल देखा है धर्म वाले, जहां किंग होता था उनके राज पुरोहित होते थे कि नहीं होते थे, जी, कॉन्क्लेव, ओके, पॉलिटिक्स होती है।
वो लॉजिक बात आप अपने यहाँ का देख लीजिए। अपने यहाँ आपने देखा होगा जो पुरोहित बनते हैं, पुरानी नहीं सीरियल उरियल देखना, तो उसमें राजा महाराजा के दरबार में पुरोहित हमेशा रहते थे। तो पुरोहित का राजा दरबार में काम क्या है? पुरोहित का काम है धर्म को एक्सप्लेन करना। तो धर्म का एक्सप्लेनेशन मंदिर में हो सकता है, लेकिन एक पुरोहित अगर वहां बैठा हो, सबसे बड़ी पोस्ट होती थी, टॉप की पोस्ट होती थी। तो लॉजिक बात है, धर्म रिलीजन जो होता था वो आपका पॉलिटिक्स में आ गया कि नहीं आ गया? किंग कोई भी डिसीजन लेता था तो सबसे पहले पुरोहित से पूछता था, तो सीधे सीधे इंटरफेयर हो रहा है। तो हर जगह की ये कहानी है आपकी। ठीक है, चलो अब आओ।